वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुमता क्लासेस। आज हम जो चैप्टर, आज कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जहाँ जहाँ का सिलेबस में है वहाँ जरूर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो मेरा आज का टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी का लिक्विडेशन में क्या होता है, कैसे क्या करना है, आज उसी के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझाएंगे। देखिए लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन सब एक ही तरह का टर्म लगता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखिए एक्चुअली लिक्विडेशन बोल के कंपनी का एक्ट 2013 में कुछ नहीं है। वहाँ पर लिखा है वाइंडिंग अप। कंपनी को बंद होना को लोग लिखता है, कंपनी में लोग लिखा था वाइंडिंग अप। हम लोग लिक्विडेशन बोल के कुछ नहीं होता है। लिक्विडेशन एक प्रोसेस में जाता है, कंपनी उसको बंद करता है, जिसको कंपनी बोलता है वाइंडिंग अप। ठीक है। तो देखिए और एक चीज़ आप लोग को समझना होगा कि लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन दोनों अंतर होता है। देखिए लिक्विडेशन में जब कंपनी जाता है या वाइंडिंग अप में जाता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है। मतलब लिक्विडेशन जब चलता है उस टाइम कंपनी लीगली एग्जिस्ट करता है। उस टाइम कंपनी का ऊपर आप केस कर सकते हैं या कंपनी के ऊपर कोई चीज़ दबाव बना के केस कर सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन होने पे क्या होता है, पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। उस टाइम कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं आता है। तो कोई भी कंपनी अगर डिसॉल्व कर गया, डिसोल्यूशन में चला गया, तो आपके पास अब कोई उपाय नहीं है। आप उस पर केस भी नहीं कर सकते हैं, ना वो आप पर कर सकते हैं, क्योंकि इसको लीगल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। दूसरी बात इंसॉल्वेंसी। देखिए कंपनी का भी इंसॉल्वेंट नहीं होता है। ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंट है क्योंकि उसको कोई पार्टी का नहीं ना है, सिंगल आदमी होता है या पार्टनर होता है तो लोग इंसॉल्वेंट हो सकता है। कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जब पढ़ेंगे तो इसमें लिक्विडेशन दो तरह का होता है ना। एक होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन, एक होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन, एक होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन। देखिए कंपल्सरी लिक्विडेशन के लिए क्या होता है, कंपनी का ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना पड़ता है, इसमें लीगल ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को क्या सिलेबस है, वॉलंटरी लिक्विडेशन। कंपल्सरी लिक्विडेशन में जब लोग पढ़े थे ना, जैसे सेमेस्टर 1 हम लोग 2 में पढ़ते हैं, आप लोग बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी अफेयर्स, तो उसी तरह का बनता है। देखिए बुक का लास्ट में दिया हुआ है। और वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी स्वेच्छा से जब चलाता है, मानी कंपनी का पोजिशन बहुत साउंड है, ऐसा नहीं कि कंपनी लोन में डूबा हुआ है, कोई बड़ा प्रेशर है, लेकिन कंपनी क्या करता है, अपने को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, तो पुराना कंपनी को क्या करता है, खत्म कर देता है। दूसरा आता है मानी दो कंपनी मिलकर अमलगमेंट करके एक नया कंपनी बना, तो दोनों कंपनी क्या हुआ, लिक्विडेशन में चला गया। तो इस तरह का बोलते हैं लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो इस वॉलंटरी लिक्विडेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमको एक चीज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ता है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक हमको अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको समझना होगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो चलिए हम लोग सीधा, ज़्यादा इसका थ्योरी में नहीं जाएंगे, ज़्यादा इस पर क्या करेंगे, सीधा स्टेटमेंट बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखेंगे। ठीक है। तो देखिए हम इसमें बताया कि हम लोग को एक चीज़ बनाना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज़ बनाएंगे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसे हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे इधर, है ना। मैंने यहाँ कर देंगे रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड। मेरे हाथ में कितना कैश है, पहले उसको लिख लीजिए। फिर लिखेंगे कैश एट बैंक, बैंक से कितना पैसा है मेरे पास, बैंक में वो लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स रियलाइज्ड, कितना एसेट रियलाइज हुआ। एसेट रियलाइज में क्या क्या आता है, इसमें स्टॉक से कोई पैसा आया तो लिखिए स्टॉक, डेटर से कोई पैसा आया तो लिखिए डेटर्स। फिर मानिए इन्वेस्टमेंट से कुछ रियलाइज किए तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। मानिए फर्नीचर से कोई रियलाइज हुआ तो लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है। अदर एसेट, और भी कोई एसेट हो सकता है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, किस एसेट से कितना पैसा आया, टोटल हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी ये क्या होता है, देखिए ये हम लोग पढ़े हैं इंसॉल्वेंसी अफेयर्स में। इसमें हम लोग पढ़े थे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे सपोज कीजिए हम लोन लिए बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से लोन लिए 10 लाख का। अब मानिए इसमें इंटरेस्ट ड्यू है 1 लाख, तो टोटल बैंक कितना पा रहा है कंपनी से या हमसे, जो भी समझे, 11 लाख। मानिए हम इसमें बिल्डिंग को गिरवी रखे थे, बिल्डिंग मॉर्गेज था इसमें,
तो मेरा उस समय बिल्डिंग का जब रखे थे वैल्यूएशन होता 15 लाख। आज जब कंपनी लिक्विडेशन में गया तो ये रियलाइज हो गया मानिए 13 लाख में, बैंक इसको 13 लाख में बेचा। तो 11 लाख का लोन है और बैंक बेचा कितना 13 लाख में, तो बैंक पूरा पैसा नहीं रख सकता ना। ये जो 2 लाख सरप्लस आ रहा है इसको बैंक क्या करेगा, कंपनी को लौटा देगा या लिक्विडेटर को लौटा देगा। तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितना का सिक्योरिटी आप दिए हैं, अनलेस लोन अमाउंट, लोन ड्यू, जो बचेगा इसको यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कॉल्स मेड ऑन शेयर्स। कभी कभी क्या होता है बताते हैं, जैसे कॉल्स ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ इतना ईच है, लेस कॉल्स इन एरियर, इसमें मानी कोई पैसा अगर बकाया है तो माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे मेरे कंपनी में क्या होता है, जो शेयर खरीदता है तो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कहाँ तक होता है, जहाँ तक शेयर का वैल्यू वहाँ तक होता है। तो मानिए शेयर का वैल्यू, कोई शेयर होल्डर का माने पूरा कंपनी का वैल्यू है 10 लाख रुपया शेयर कैपिटल का, तो कंपनी इसमें से 8 लाख रुपया ले चुका, 2 लाख रुपया बचा है, तो कंपनी इस लिक्विडेशन के समय 2 लाख रुपया मांगता है कि मेरा जो शेयर होल्डर का पैसा बाकी है वो दे दीजिए। तो आप लोगों को सवाल उठेगा कि फिर काहे देगा, इसी तो कंपनी बंद हो रहा, फिर तो फंस जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी जब लिक्विडेशन में जाएगा पैसा बचने से किसको रिफंड होगा, शेयर होल्डर को रिफंड होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो शेयर होल्डर पेमेंट ही नहीं करेगा कंपनी इसको क्या करेगा, रिफंड नहीं करेगा। तो कंपनी अगर कॉल करा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी कितना कॉल किया और उसमें कितना पैसा नहीं मिला माइनस करके बाकी यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये एक टोटल कर देंगे हम लोग। फिर सबसे पहले यहाँ करेंगे लीगल एक्सपेंसेस, पेमेंट में दिखाएंगे लीगल एक्सपेंसेस, कितना लीगल एक्सपेंसेस है उसको दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन खर्च क्या है। फिर यहाँ दिखाएंगे लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसको तो ठीक से लिख देते हैं, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं नहीं पर सारा चीज जंगला होता है। तो ये किसके किसे निकालता है, एक होता है परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज, जितना एसेट बेचा है उस पर निकलेगा। परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया उस पर निकलेगा। और परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला पैसा पे निकालेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पेमेंट हम लोग करते हैं डिवेंचर का। किसका करेंगे, डिवेंचर प्लस अगर कोई इंटरेस्ट बचा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसको जो के पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना देना है। फिर करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्लस डिविडेंड, इसका डिविडेंड अगर कर देंगे। इसका करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसका बचेंगे तो लिखेंगे सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये तो क्या जब क्वेश्चन में उस तरह समझ आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर मेन जो है जो चीज़ समझना है आप लोगों को वो है कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन पेएबल टू लिक्विडेटर ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन पेएबल टू लिक्विडेटर ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे देने वाला पैसा में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका कंडीशन नंबर 1 होता है व्हेन सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल टू पे ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त पैसा हो। तो ऐसे जगह में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू परसेंटेज ऑफ रेमुनरेशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज, सॉरी 100 बाई 100 है ना, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। तो सपोज कीजिए कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है 50,000 रुपया,
अमाउंट आपके पास अवेलेबल है सारा पेमेंट करने के बाद 70,000 रुपया। हमारी रेम्यूनरेशन दिया 2%। तो यहाँ देखना है कि हमको कितना पैसा देना है। आंशिक और क्रेडिटर्स हमसे कितना पैसा पा रहा है, तो आंशिक और क्रेडिटर्स हमसे पा रहा है 50,000 रुपया, और सारा कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना बचा हुआ है 70,000 रुपया। तो आराम से 50,000 दे सकता है। तो 50,000 रुपये क्या करेंगे, 2% निकाल लेंगे तो हो गया 1,000। और दूसरा होता है व्हेन सफिशिएंट अमाउंट नॉट अवेलेबल टू पे ऑफ आंशिक और क्रेडिटर्स। जब आंशिक और क्रेडिटर्स को देने के लिए आपको पैसा नहीं है पर्याप्त, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अमाउंट अवेलेबल इनटू परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन। सपोज कीजिए कि आंशिक और क्रेडिटर्स को आपको देना है 50,000, अमाउंट अवेलेबल हो रहा है आपके पास 40,000 और रेम्यूनरेशन बताया गया है 2%। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पैसा तो है नहीं, कितना देना है 50,000, अमाउंट कितना अवेलेबल हो 40,000, तो लिक्विडेटर को इस 40,000 रुपये कमीशन मिलेगा 2/100 प्लस 2, कितना आएगा देख लीजिए। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए तो 784 रुपया। तो एक आप लोग देख सकते हैं कि जब पैसा सफिशिएंट था तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना हुआ था 1,000, वही 50,000 रुपये। लेकिन जब अमाउंट ही नहीं बचा है, कितना अमाउंट बचा 40,000, तो जिस अमाउंट बचा है उस अमाउंट में निकाला कितना हो गया 784। तो अगर लिक्विडेटर को देने के लिए पैसा कम होता है तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी क्या होता है, सॉरी आंशिक और क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा कम होने पर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अपने आप कम हो जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ तक बनाए, क्वेश्चन कुछ बनाए नहीं, स्टेटमेंट समझा दिए, किस प्रकार से बनेगा वो समझा दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसएम शुक्ला का बुक्स का क्वेश्चन सब बनाना चालू करेंगे और रेगुलरली क्वेश्चन बनेगा सबको। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बीकॉम सेकेंड ईयर ऑनर्स में है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मेरे चैनल के साथ जरूर से बने रहिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।